हेलो एवरीवन, आई एम पूनम वर्मा और मैं आपको आज सबसे पहले मैं आपका सिंकोरी एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमने आपके लिए ये वीडियो बनाया है जो कर चले हम फिदा, यानी कि आपकी इस पोयम के लिए ये बनाया है, जिसमें आपको इसके प्रश्नोत्तर के विषय में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्योंकि आपको ये इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है पिछले वीडियो में, मैं आपको ये बता चुकी हूँ, लेकिन अभी प्रश्नोत्तर बाकी हैं। देखिए, ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो उसको आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विषय वस्तु अच्छे से दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि विषय वस्तु से रिलेटेड, विषय वस्तु पर आधारित आपके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे और उसमें आपको जो विषय वस्तु दी गई है, जो आपको कंटेंट दिया गया है, जो आपका वो है कविता है या गाना है या सॉन्ग है या जो भी गीत है, उसके विषय, उसमें जो विषय है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिनमें आपको भाव या जिनमें आपको सामाजिक आजकल का जो वर्तमान है वो वर्तमान स्थितियों के साथ उस गीत का क्या उसका औचित्य है, क्यों वो लिखा गया है, क्यों वो बताया गया है, क्यों वो आपको प्रस्तुत किया गया है, आपके पाठ्य पुस्तक में क्यों डाला गया है, उसका क्या वर्तमान में क्या औचित्य है, क्या उसकी आवश्यकता है, उससे रिलेटेड। क्योंकि उसमें आपको चिंतन करना होता है, आपको सोचना होता है कि आज के समाज में इसकी क्या आवश्यकता है, तो उससे संबंधित कई प्रश्न आते हैं। तो कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, कुछ प्रश्न यहाँ जो नहीं है उनको भी मैं थोड़ा थोड़ा टच करती हुई चलूंगी। आप इनको ध्यान से देखिए, ये है कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा जानो साथियों, वो आपने देखा था। और इसके जो कवि हैं, इसके जो रचयिता हैं, वो हैं कैफी आजमी जी। किस तरह से उसका नाम लिखना है, उनका नाम लिखना है, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में। अब आप देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या इस गीत में कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? ये मैं आपको पिछली बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर एक बार बता देती हूँ। यह गीत सन 1962 यानी 1962 के भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। ठीक है, भारत चीन का जब 1962 में युद्ध हुआ था तो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। उस पर उस समय में सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए लिखा गया था। चीन ने लिखा गया था, नहीं लिखना है आपने, रचना की गई थी। ठीक है, कभी भी गीत को लिखा नहीं जाता, उसकी रचना की जाती है। आप भाषा में जब आप बोलते हैं, बोली में ये सारे वर्ड्स चल जाते हैं, किंतु जब आप लिखित भाषा में इसका प्रयोग करते हैं तो ये वहां पर बहुत गलत माना जाता है। चीन ने तिब्बत की ओर से युद्ध किया और भारतीय वीरों ने इसका बहादुरी नहीं होता, बहादुरी होता है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए, बहादुरी से सामना किया और चीनी सैनिकों के दांत खट्टे किए। इसमें आपने और एक लिखना है, और चीनी सैनिकों के दांत खट्टे किए। और शब्द जब लिखा जाता है तो ये बीच में पूर्ण विराम नहीं आता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। दूसरी चीज है, जब आप अपने प्रश्न में कोई मुहावरा डालते हैं या अपनी भाषा में कुछ अच्छा सा कुछ लिखते हैं, कोई पद लिखते हैं या कोई मुहावरा लिखते हैं, तो आपके आंसर में आपकी जो उत्तर है वो उससे ज़्यादा अधिक आकर्षक बनता है। तो इससे हमें या तो चीनी सैनिकों के दांत खट्टे किए या उनसे लोहा लिया, इस तरह के आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आ जाइए दूसरे पे। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हिमालय भारत के मान सम्मान का प्रतीक है। प्रतीक नहीं होता है, प्रतीक होता है। प्रतीक है, ठीक है। देश के वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भी देश के सम्मान की रक्षा की। ठीक है, हमारे देश के जवान सैनिकों ने, अपने साहसी सैनिकों ने, वीर जवानों ने साहसी
देखिए ये जो मैं अलग से शब्द लिख रही हूं उनको आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इन शब्दों का होना आपके उत्तर में आवश्यक है। ये शब्द जो है वो एग्जामिनर को विवश करेंगे आपको अंक देने के लिए। तो इन शब्दों को आपने लिखना आवश्यक है अपने प्रश्नों के उत्तर में। अपने प्राणों का बलिदान देकर भी देश के मान सम्मान की रक्षा की। ठीक है, ये जो हिमालय है वो है देश के मान सम्मान का प्रतीक। ठीक है, हो गया, इतना समझ में आ गया। सर हिमालय का नाम हमने झुकने दिया, यानी हमने अपने देश के मान सम्मान पर आंच नहीं आने दी। ये आप लिख सकते हैं, मान सम्मान की रक्षा की, उस पर आंच नहीं आने दी। अपने बलिदान के द्वारा हमने अपने देश के मान सम्मान की रक्षा की, उस पर आंच नहीं आने दी। अगर आपने ये लिख दिया तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, कहीं से कुछ भी नहीं कटेगा। नेक्स्ट, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। जिस तरह से दुल्हन को लाल जोड़े में सजाया जाता है, उसी तरह सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर धरती को खून से लाल कर दिया, इसलिए धरती को दुल्हन कहा गया है। ठीक है, धरती को दुल्हन कहा गया है। ये तो आपने एक पॉइंट देखा। दूसरा पॉइंट क्या है, ये आपने दूसरे पॉइंट में लिखना है। ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, दुल्हन सभी के आकर्षण का केंद्र होती है। ठीक है, आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें अगर आपने सिर्फ एक ही पॉइंट लिखा तो 1 ही नंबर मिलेगा। 2 नंबर अगर आपको प्राप्त करने हैं तो आपको ये लिखना है, दुल्हन सभी के आकर्षण का केंद्र होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, जिस तरह दुल्हन को लाल जोड़े में सजाया जाता, उसी तरह सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर धरती को खून से लाल कर दिया था, इसलिए धरती को दुल्हन कहा गया। क्लियर हो गया। नंबर गीत में ऐसी क्या खास बात है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं। अब ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, फिर से मैं बता रही हूं। गीत में भावनात्मकता, संगीतात्मकता, लयबद्धता, सच्चाई आदि गुण होते हैं जिसके कारण वे जीवन भर याद रह जाते हैं। गीत जब हम गाते हैं कैसे गाएंगे, गीत में लयात्मकता होनी चाहिए, गीतात्मकता होनी चाहिए, लयबद्धता होनी चाहिए, भावनाएं होनी चाहिए, इससे ही एक गीत बनता है। उसमें सच्चाई होनी चाहिए। तो ये सारे जो गुण हैं वो जब एक गीत में आते हैं तो वो गीत जो है हमारी जुबान पर चढ़ जाता है, यानी हम उसको बोलने लगते हैं, गाने लगते हैं, तो उसके कारण वो हमें जीवन भर याद रहते हैं। कर चले हम फिदा गीत में देशभक्ति, और ये देखिए जब इसको आप लिखेंगे, इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, गीत में देशभक्ति और बलिदान की भावना स्पष्ट दिखाई देती है, जिससे ये गीत हर हिंदुस्तानी के दिमाग में छप गया था। और जिस समय पर ये लिखा गया था उस समय पर इसकी प्रासंगिकता बेहद आवश्यक थी। उस समय पर इसकी जो प्रासंगिकता थी वह स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। मतलब ये बहुत मुश्किल हिंदी हो गई, आप ये समझ लीजिए, उस समय पर इसकी अत्यधिक आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि यह गीत उस समय पर लिखा गया था जब हिंदुस्तान और चीन का युद्ध हो रहा था। तो उस समय पर इसकी प्रासंगिकता अधिक थी। ठीक है, उस समय पर सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के गीत लिखे गए थे, या इस तरह के गीतों की रचना की गई थी जो हमें आज तक भी उतने ही अच्छे लगते हैं और उतने ही याद हैं जितने उस समय पर लिखे जाने पर, उस समय पर गाए जाने पर याद हुए थे। ठीक है, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? कवि ने साथियों का संबोधन किसके लिए यूज किया है? कवि ने साथियों शब्द का प्रयोग सैनिकों, साथियों और देशवासियों के लिए प्रयोग किया है। अच्छा, इसमें देखिए गलती क्या है, सैनिक नहीं, प्रयोग सैनिकों, सैनिकों के साथियों, जितने भी सैनिक थे उनके साथी और अन्य देशवासियों के लिए प्रयोग किया है। ठीक है,
कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किया है। जो सैनिकों के साथ जितने भी उसके साथी थे, कुछ सैनिक ऐसे थे जिनका बलिदान हो चुका था, जो अपना बलिदान दे चुके थे, जो अपना देश पर अपने आप को त्याग कर चुके थे, किंतु कुछ ऐसे थे जो अभी भी पीछे थे। तो वो कहीं हतोत्साहित ना हो जाएं, उन साथियों को और बाकी जो देशवासी हैं जो आगे आने वाले सैनिक बनने वाले हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए सैनिकों ने साथियों शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है। कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ते रहने की बात कही है? इस कविता में काफिले शब्द सैनिकों के समूह के लिए प्रयोग किया गया है। सैनिकों की जो टुकड़ी होती है, सैनिकों का जो समूह होता है, उसके लिए काफिला कहा गया है। काफिला मतलब होता है दल, काफिला मतलब होता है समूह, काफिला मतलब होता है ग्रुप। सैनिक कहते हैं, ये देखो की जो अभी मैंने आपको बताया कि हमेशा छोटी होती है। ठीक है। सैनिक कहता है कि यदि वे शहीद हो जाएं तो सैनिकों के अनेक समूह तैयार हो जाने चाहिए ताकि दुश्मन देश में ना घुस सके। कहीं ऐसा ना हो कि सैनिकों के बलिदान के बाद, सैनिकों की मृत्यु होते हुए देखकर कहीं ऐसा ना हो कि बाकी के जो सैनिक हैं वो हतोत्साहित हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि पीछे जो सैनिक, आने वाली टुकड़ी जो है, आने वाला जो दल है, उसे तैयार होना चाहिए, इस अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर होने के लिए उनको तैयार होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो इतने सारे मैंने आपको बता दिए। अब एक जो मेन क्वेश्चन है जो आ सकता है और जो आएगा और बड़ा क्वेश्चन बन के आएगा, वो है, जो इसमें नहीं दिया गया है, वो है कि इस गीत की प्रासंगिकता वर्तमान समय के आधार पर व्यक्त कीजिए। आप इसे बता सकते हैं मुझे कि किस तरह से आप इसको वर्तमान समय में देखेंगे, क्योंकि अभी तो कोई युद्ध नहीं हो रहा है, तो अभी तो हमें सैनिकों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर हम क्यों अभी इस वक्त इस गीत को पढ़ रहे हैं? देखिए, इस गीत को हम इस वक्त इसलिए पढ़ रहे हैं, वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता यह है कि जब हमारे देश में किसी का वॉर होता है, किसी से लड़ाई होती है, तब हमें सैनिकों की साफ समझ में आती है उनकी क्या उपयोगिता है, उनका क्या कार्य है। किंतु जब कहीं किसी से कोई युद्ध नहीं हो रहा होता, उस समय भी हमें निरंतर अपने देश की रक्षा का, उसके मान सम्मान का, उसकी इज्जत का, उसके पूरी रक्षा का दायित्व जो है वो सैनिक के ऊपर है। सैनिक को ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ युद्ध के समय में ही उसका कार्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सैनिकों का कार्य उस समय भी है जब देश पर कोई युद्ध नहीं हो रहा होता, उस समय भी सैनिक को हमेशा अपने देश के मान सम्मान की, उसकी मर्यादा की, उसकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। न केवल कुछ सैनिकों को बल्कि सारे सैनिकों को उसके लिए तत्पर रहना चाहिए। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, न केवल सैनिकों को बल्कि हम देशवासियों को भी अपने देश के मान सम्मान का, अपनी देश की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए, हमेशा उसके लिए तत्पर रहना चाहिए। ये जो इसके गीत के रचयिता हैं वो हमें ये संदेश देना चाह रहे हैं, ये संदेश हमें बताना चाह रहे हैं, ये हमें समझाना चाह रहे हैं कि देश की रक्षा का, उसके मान सम्मान का, इन सब चीजों की रक्षा का दायित्व न केवल सैनिक को होता है बल्कि प्रत्येक देशवासी का यह फर्ज है, यह उसका कर्तव्य है कि वह अपने देश की रक्षा करे। तो ये है हमारे जो कवि हैं उनका संदेश, जो आपसे पूछा जा सकता है। उसको आप अपने शब्दों में, जिस तरह से मैंने आपको लेसन एक्सप्लेन किया, जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन किए, उस हिसाब से आप अपनी भाषा में उसको लिखें। और अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, और अगर आपको 2 लाइनें लेसन के ये जो गीत है उसकी अगर 2 लाइनें कहीं से याद रह जाती हैं और अगर आपने वो भी लिख दी, तो आपके कंफर्म मार्क्स हैं कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। ये होते हैं कीवर्ड्स, ये होते हैं स्टाइल ऑफ आंसरिंग योर क्वेश्चन, यानी एक तरीका जो आपके क्वेश्चन के आंसर को सारे जितने भी दूसरे लोग हैं उससे अलग बनाता है। ठीक है। उत्तर तो हर जगह लिखे होते हैं, बहुत ही नॉर्मल भी लिखे होते हैं, हर व्यक्ति लिखता है, हर बच्चा लिखता है, किंतु
जब उस उत्तर में कुछ खास होता है ना, तो एग्जामिनर ये समझ जाता है कि इस बच्चे ने खास तैयारी की है, इस बच्चे ने कुछ खास पढ़ाई की है, इस बच्चे का अच्छा ज्ञान है, तो उससे वो अट्रैक्ट होके, उससे वो आकर्षित होके आपको पूरे नंबर देता है। और इवन जहां अगर आपने शुरुआत में ये सब किया है, तो बाद के लिए भी उसका एक वो जो जजमेंटल होता है, जो उसका जज होता है ना, वो यही तरीके से सोचता है कि अब आपने आगे भी अच्छा ही काम किया होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप अपने दिमाग में रखें, इनको याद रखें और उसी आधार पर अपने उत्तर को प्रस्तुत करें। ठीक है, धन्यवाद।